होगा। एनके सिंह जी। सर्वप्रथम तो मैं जो संयोजक हैं उनके ऊपर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज इस स्वदेश कॉन्क्लेव के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे कुछ शब्द कहने का इन्होंने आज अवसर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ही ऐसा दिन आजकल गुजरते हों जब जहां हम लोग स्थित हैं, मेरा अर्थ एशिया में और विश्व के अन्य भाग में, आप देखें जो घटनाएं हो रही हैं, उन सभी के दृष्टिकोण से जो हम लोगों की आकांक्षा है, दो आकांक्षा, एक तो आत्मनिर्भरता, दूसरा आकांक्षा कि भारत को किस रूप से एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित किया जाए। इन दोनों आकांक्षाओं का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज का विषय जिस पे मुझे कहा गया है बोलने के लिए, वह विषय है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर ए रेजिलिएंट इंडिया। आप अगर इतिहास के पन्नों को उल्टें तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था, भारत की क्या स्थिति थी। भारत की स्थिति जो इतिहास के विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे कि मौर्य एम्पायर के समय पूरे नॉर्थ इंडिया में हम लोग छाए हुए थे। बुद्धिज्म के माध्यम से पूर्व एशिया में छाए हुए थे, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान और अन्य प्रांतों में। लेकिन समय बदला, विशेषकर जो कॉलोनियल पीरियड था उसके समय बहुत हम लोगों में गिरावट आई। एंगस मैडिसन एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं। उन्होंने लिखा कि 15th to 17th सेंचुरी तक भारत वर्ल्ड जीडीपी का 25.1% जो वर्ल्ड जीडीपी था वो भारत से ही आता था। लेकिन गिरावट आती गई। इंडिपेंडेंस के, स्वराज्य के बाद 3 बिंदुओं पर हम उलझते रहे, जिसे 3Fs कहते हैं। क्या 3F? फूड, फ्यूल और फाइनेंस। समाज में हम लोगों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उन 3 Fs के उलझन से कैसे आगे बढ़ें। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने कुछ निश्चित कदम उठाए। हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में आपको सभी ज्ञात होगा। लेकिन आप जो हम लोगों का रिकॉर्ड है पिछले 4 वर्षों का, उसे देखें। भारत ही एक ऐसा विश्व में राज्य है जहां 4 वर्षों से जीडीपी 8% के लगभग रियल टर्म्स में उसकी वृद्धि हुई है। नॉमिनल जीडीपी का अगर आप लें उदाहरण, तो नॉमिनल जीडीपी में लगभग 11 से 12% वृद्धि हुई है। जो आकांक्षा है हमारी कि किस रूप से अपने 100th ईयर तक हम एक विकसित रूप के विकसित भारत बन जाए, उसके लिए क्या बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। 2-3 शब्द मैं उसी के बारे में कहूँगा। हाल में ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग नीति आयोग में हुआ था। वहाँ पे एक जो दस्तावेज आया विकसित भारत के रूप से, उसमें लगभग प्रत्येक बिंदुओं के ऊपर प्रकाश
डाला गया है। हाल में जो बजट आए वो भी उसी की एक सिलसिला में आप उसे देखें तो जो बिंदु पे आवश्यक ध्यान देना है वो मेरे जानते 6-7 बिंदु हैं। एक है सर्वप्रथम कि किस रूप से जो प्रगति हुई है 8% जीडीपी जो हम लोग हासिल कर पाए हैं पिछले 4 वर्षों को, उसको कैसे उसके ऊपर अमल रहे अगले 20 सालों तक। उसको अमल रहने के लिए आवश्यक है कि जिसे लोग अर्थशास्त्री कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का समन्वय। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का अर्थ मैं बताऊं, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर नियंत्रण, डेट के ऊपर नियंत्रण, डेट के नियंत्रण रखने के लिए जो भी बिंदुओं के ऊपर जिसका उल्लेख किया गया है। मुझे सौभाग्य था कि एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट का मैंने अध्यक्षता की, उसको सरकार ने स्वीकार किया। उसके ऊपर जो टारगेट्स दिए गए हैं उसके ऊपर अमल रहने की आवश्यकता है। दूसरा, ये 20 साल तक नितिन जी, आपको नमस्कार। The second issue, now that Nitin ji is also with us, is how to sustain our per capita income. Per capita income growing at 9.2% in nominal terms over the next 20 years to achieve the objective of a developed India by 2047. The second, of course, is how to eradicate poverty. Poverty in terms of not merely the $1 per day, but raising the definition of poverty itself, not merely abject poverty, but poverty in a more meaningful way of raising this to $3 per day. We have been fortunate that in the last 10 years, we have been able to eradicate 250 million Indians have come out of the abject poverty. And to achieve this, apart from recalibrating the definition of poverty, we need to sustain very, very high rates of growth. Coupled with this, and coupled with macroeconomic management on fiscal deficit and debt, there are other matters on which we need to concentrate on. Some of these were mentioned in the budget speech and in the document of the Niti Aayog on Viksit Bharat, including changes in the factors of production. This government is fortunately focused on combining the virtues of long-term economic growth with high capital expenditure, which has a multiplier effect and generates employment. The third very important objective would be to address the issue of the climate crisis. Global warming and climate change remains a very, very growing challenge. How to finance an orderly transition to an era of renewable fuels becomes a very, very important challenge. And to combat the issue of climate change, we need to restructure our agriculture, our food systems, our lifestyles, which are too dependent on fossil fuel. Reducing the carbon envelope requires a comprehensive approach. As global supply chains undergo a significant shift, India will have new opportunities to recognize that there is no distinction between services and manufacture. Both are crucial for development. We need to focus on labor-intensive manufacturing and support industry to continue its search for renewable energy. Power must be easily affordable, reliable, to meet our growing demands. Along with this, India has been a leader in harnessing and embracing technological changes. The technological changes create challenges and opportunities.
opportunities in terms of improving our total factor productivity significantly, challenges in terms that it should not become an employment displacing entity. And so from this point of view, the recent surge in the global capability centers in India and the speed with which we are adopting the blend of artificial intelligence with improving the total factor productivity of the economy will enable us to achieve the 8% growth objective, which is necessary to be able to do so. So how do we really already, we know that 1,600 global capability centers are existing in India. This is the tip of the iceberg. You will soon have thousands of global capability centers flourishing in different parts of India, which is going to add to our overall productivity of the economy in the ability to harness the dividend which awaits us. For the first time, the budget has focused specifically on employment, on internship, and in terms of giving an opportunity for internships, ITIs, which can harness the blend of embracing higher technology with gainful employment creation. The vision of a Viksit Bharat is crucially dependent on these economic reforms, some of which I've had the privilege to mention before you. With the permission of the organizers, I will request them to circulate my full written speech before you and to put it on the website for you to perhaps see for yourself what I believe are the key ingredients of important economic reforms which you must embrace and implement to realize the twin objective of not only Atmanirbhar but Viksit Bharat by 2047. Thank you very much for allowing me this opportunity. Thank you, sir, for your kind and inspiring words. Ladies and gentlemen, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतजार था. माननीय नितिन गडकरी जी हमारे बीच में मौजूद हैं. तो जोरदार तालियों के साथ उनको बता दीजिए कि वो कितने लोकप्रिय हैं हम सब के बीच में. Minister of Road, Transport and Highways, Government of India, Shri Nitin Gadkari ji, also known as the Rockstar Minister of India. नितिन जी, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा. जब आप नहीं आए थे तो हमने इनसे सवाल किया कि शायद वो 15 मिनट लेट आएंगे, तो आप कार्यक्रम शुरू करें या 15 मिनट वेट करें. तो ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित हुआ कि उनका वेट किया जाए. ये है आपकी लोकप्रियता का आलम. श्री प्रदीप राय जी, राजेश्री राय जी, जस्टिस रामन्ना जी, श्री जोगिंदर सिंह जी, आदरणीय सदगुरु दयाल जी, प्रहलाद कक्कर जी, रेस्पेक्टेबल श्री एन.के. सिंह जी, श्री राजू जुनेजा जी और सभी उपस्थित रेस्पेक्टेबल भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगूंगा कि पार्लियामेंट में एक इम्पोर्टेंट बिल पर वोटिंग होने की संभावना थी और जिसके कारण हम सबको पार्लियामेंट में रुकना पड़ा और इसलिए मैं देरी से आया हूं, इसलिए आप सबकी क्षमा मांगता हूं. मुझे बहुत खुशी है कि ये स्वदेश कॉन्क्लेव में मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला है. मुझे विश्वास है कि स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वातंत्र, ये तीनों बातें हमारी बहुत पुरातन इतिहास काल से हम सब के लिए प्रिय विचार के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं. और जहाँ तक हमारे देश की बात है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और इसमें स्वाभाविक रूप से हमारी प्रगति और विकास में हमको और आगे जाना है. हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कहते हैं कि हमें वर्ल्ड की अब तीसरी इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है. ये कठिन है पर असंभव नहीं है.
और उसके लिए सही नीति होगी तो निश्चित रूप से हम सही दिशा से इस उद्दिष्ट को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट चीजें जो फिलॉसफी को मैं अपने जीवन में बहुत प्राधान्य से याद रखता हूं, वो पहली यह है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और इसलिए हमारी जो वीकनेसेस है उसको स्ट्रेंथ में रूपांतरित करना और हमारे देश का आर्थिक दृष्टि से विकास करना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उद्दिष्ट है। हमारे सोसाइटी के 3 महत्वपूर्ण पिलर है: एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इथिक्स के ऊपर तो बहुत बात हो सकती है क्योंकि मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत और हमारे समाज की विशेषता है। हमारी शिक्षा पद्धति जो है व्यक्ति निर्माण का कार्य करती है और हमारा स्पिरिचुअल साइंस, योग विज्ञान आज पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जहां तक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है उसकी बात मैं जरूर करूंगा, पर सबसे पहले मैं इकोनॉमी की बात आपके सामने रखूंगा। हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 22 to 24% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होता है और 52 से 54% ये सर्विस सेक्टर से आता है। और हमारे देश में एग्रीकल्चर 12 to 14% है। एक समय जब गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गाँव में बसता है, तब हमारे देश में 85 to 90% पॉपुलेशन गाँवों में रहती थी। 25 से 30% पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ है और आज हमारे देश में 65% ये केवल गाँवों में है, जो विशेष रूप से जिसको एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल या फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, उस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। और हमारी स्थिति ऐसी है कि वहाँ का पॉपुलेशन अब 65% है और जीडीपी ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन केवल 12 से 14% है। यही आत्मनिर्भर भारत बनने में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं ये मानता हूँ कि इस परिस्थिति को सुधारना ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री जी ने 120 हमारे विशेष रूप से एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट तैयार की है वो 120 है और 500 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये महानगरों की चर्चा तो होती है, पर इन महानगरों में बड़े प्रमाण पर झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही है, बड़े प्रमाण पर गांवों से लोग आ रहे हैं, एम्स के सामने फुटपाथ पर सो रहे हैं। ये परिस्थिति क्यों है? इसका कारण यही है कि रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल इकोनॉमी को जितना महत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, जिसके कारण इन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। एक समय ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, आज हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, आज हमारे देश में राइस सरप्लस है, हमारे देश में कॉर्न सरप्लस हुआ, हमारे देश में शुगर सरप्लस है और आज ऐसी स्थिति है कि फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, सब चीज़ों के भाव बढ़ते हैं पर हमारे एग्रीकल्चर कम्युनिटी के भाव नहीं बढ़ते हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से गाँव में पर कैपिटा इनकम हमारा काफ़ी कम है और इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता अगर कोई है तो जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और फॉरेस्ट, इस क्षेत्र का हमको एक रिवोल्यूशनरी माइंड से विचार करना होगा। मैं आपको 2-3 बातें उदाहरण के तौर में बताऊंगा कि मैं 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं ब्राजील गया था राम नाईक जी के साथ और तब से मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं
कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। हम 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण देश में प्रदूषण की समस्या है। और आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारा देश का किसान ये केवल अन्नदाता नहीं है, ये ऊर्जादाता है। पावर भी तैयार हो रही है, ग्रीन पावर। ऊर्जादाता नहीं है तो अब बिटुमिन भी तैयार कर रहा है, और बिटुमिन दाता नहीं है तो अब हमारे देश का किसान हवाई ईंधन दाता भी बन चुका है। ये जो टेक्नोलॉजी के कारण ये जो चेंज हुआ है, ये काफी बड़ा है। आज मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल आया था, एमएसपी से हमारा एमएसपी ज्यादा थी और मार्केट प्राइस कम थी। आज स्थिति ऐसी हुई, मक्के का भाव 2600 रुपए क्विंटल हुआ। इसका कारण मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालते हैं, जो शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, मक्के से, ब्रोकन राइस से, फूड ग्रेन से, बगास से, परली से और बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि बहुत दिनों से हम पीछे पड़े थे। एक टेक्नोलॉजी आई थी अमेरिका से, और इंडियन ऑयल के जो चेयरमैन मिस्टर वैद्य, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि पानीपत में एक प्लांट शुरू हुआ, वो शुरू हो गया। ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ, जो पंजाब और हरियाणा में जलती है, जिसके कारण दिल्ली के प्रदूषण की समस्या ये परली कहते हैं। अब पानीपत में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो परली से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे और बायो बिटुमिन यानी डांबर 150 टन पर डे और 88,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वहां तैयार होना शुरू हुआ परली से। 450 प्लांट ऐसे देश में शुरू हो रहे हैं, जिसमें 65 शुरू हो गए, पंजाब और हरियाणा में ज्यादा हुए, जो परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट है वो लिग्नट है, लिग्नन। और आज कल ही मैंने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जवाब दिया कि अब हमने डांबर जो होता है हमारे देश में, बिटुमिन, वो करीब 100 लाख टन हमारी रिक्वायरमेंट है इस साल की। हमारी रिफाइनरी की कैपेसिटी 50 लाख टन है और 50 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब हमने पहली बार ये निर्णय किया है कि परली से बिटुमिन, सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पैरोलिसिस प्रोसेस से बिटुमिन बनाया और यहाँ जो है वो लिग्निन बना है। अब हमने ये अलाउ किया है कि 35% लिग्निन बिटुमिन में आप डाल सकते हो, और हम उसमें प्लास्टिक भी डाल रहे, रबर भी डाल रहे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय जो 50 लाख टन का जो इंपोर्ट है, अगर वो 20 लाख टन भी कम हुआ तो हमारी सर्कुलेशन इकोनॉमी में किसानों को इसका फायदा होगा, हमारा इंपोर्ट भी कम होगा। और आज ये शुरुआत हुई है कि हमारे देश में जो 65 प्लांट जो बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं, जो राइस स्ट्रॉ से, 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, 12 टन ऑफ नेपियर ग्रास इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। बहुत प्रोजेक्ट आ गए अभी। और अगर ये हो गया तो हमारे देश में सीएनजी जो पाइपलाइन से जा रहा है, अब भारत सरकार ने ये भी कहा कि हम आपसे खरीद लेंगे। मैंने अपना पहला ट्रैक्टर, देश का पहला सीएनजी पे कन्वर्ट कर लिया है, और 1 लाख रुपए का डीजल जहां लगता था, केवल 500 रुपए का सीएनजी लगता है। पुणे में, चाकण में ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, उनका एलएनजी ट्रक मैंने लॉन्च किया। अगर वो 1600 किलोमीटर उसको एक बार वो एलएनजी भरा तो बाद में भरने की जरूरत नहीं। और उसकी विशेषता ये है कि जो एलएनजी है उसका खर्चा, डीजल अगर 100 रुपए का लगता है तो सीएनजी 50 रुपए का और एलएनजी केवल 40 रुपए का लगता है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, ये मेरे अंडर है, इसलिए इस बात पर विश्वास रखिए। और ऊपर से पोल्यूशन नहीं के बराबर है। मेरे घर पर मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है। आज मैं इथेनॉल की गाड़ी 100% टोयोटा की इनोवा गाड़ी है, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है, और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज का अगर हिसाब लगाया तो उसकी कीमत 25 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत आती है, पोल्यूशन 0। ये टोयोटा की गाड़ी आ गई, अभी सुजुकी की आ रही,
टाटा की आ रही फ्लेक्स इंजन, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इनके फ्लेक्स इंजन आ गए। अब मार्केट में आएंगे। अभी इंडियन ऑयल 300 इथेनॉल के पंप डाल रहे हैं और पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल यूज होगा। हमारे आसाम में आसाम पेट्रोलियम जो होती है वो करीब 100 टन पर डे मिथेनॉल तैयार करती है। और कुछ खुद मेरे हाथ से कर्नाटक में 25 बसेस, डीजल बसेस 15% मिथेनॉल डालकर, डॉक्टर सारस्वत जो नीति आयोग में वो लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं और हमने ये प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, सक्सेसफुल हुआ। अब मिथेनॉल का भाव है 22 रुपए लीटर और डीजल का 110 रुपए लीटर। और अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल के ऊपर का ट्रक भी उसी दिन मेरे हाथ से लॉन्च किया। तो मेरा आपको सुझाव यही है कि 16 लाख करोड़ में से अगर 6 लाख करोड़ अगर एग्रीकल्चर में चले जाएंगे तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5 से 6% बढ़ेगा तो आत्मनिर्भर भारत बनना आसान होगा। और इसलिए हमारे जंगलों में आज हम बायोफ्यूल तैयार कर सकते हैं। आपको पता होगा नॉन एडिबल ऑयल सीड, रतनजोत, मोह, साल, करंजी और टोली, इससे बायोडीजल बनता है। पर उसमें थोड़े संशोधन की आवश्यकता है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो सीड की प्रोडक्टिविटी अब बढ़ाएंगे तो बायोडीजल बनेगा। वो सक्सेसफुल हुआ है। और इसलिए आने वाले समय में हमें ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हुआ, ये अब हाइड्रोजन पे जाएगा। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, दिल्ली में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, एक गाजीपुर की टेकड़ी है कचरे की, और UR2 करके एक रास्ता हमने पानीपत के बाद बनाया जिसका उद्घाटन 3-4 महीने में होगा। वहाँ से पानीपत से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब इस साल दिसंबर के पहले पानीपत से एयरपोर्ट T2, T3 आप 20 मिनट में आओगे। ये वो रोड हमने बना लिया है। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे आकर आप नीचे आकर एक शिव मूर्ति है, वहाँ से हमने टनल बनाई है। ऐसी बड़े ये जो हॉल है इसी इतनी बड़ी अंदर से जमीन के नीचे, रोड के नीचे, और आप तुरंत T3 पे 20 मिनट में पहुंच जाओगे। पानीपत से निकल के 20 से 25 मिनट में पानीपत पहुंच जाओगे। अब वो दोनों रोड में और दिल्ली मुंबई हाईवे में हमने 60 लाख टन जो गाजीपुर का कचरा था वो सेग्रीगेट करके रोड के अंदर डाला, जिसके कारण वो टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम हो गई। अहमदाबाद डोलेरो रोड में भी हमने 30 लाख टन कचरा यूज किया। इट इज वेस्ट टू वेल्थ। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आज धीरे धीरे ऐसा है कि जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है, हमने पुराने टायर इंपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ बंदी थी। मैंने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को आग्रह करके कहा कि इसको अनुमति दे दो। अब 50 रुपए किलो बिटुमिन का भाव है। बायो बिटुमिन जो हम लोग परली से तैयार करेंगे, वो जो लिग्नन है वो 40 रुपए किलो है। और अभी हमने जो टायर, वेस्ट टायर अलाउ किए, उसकी जो रबर की पाउडर है वो रबराइज बिटुमिन तैयार होकर क्वालिटी भी सुधरेगी। 7% प्लास्टिक और 12% तक रबर पाउडर अगर बिटुमिन में डालेंगे, और ये हमारे एग्रीकल्चर से भी बिटुमिन आएगा तो हमारा 20 लाख टन बिटुमिन का इंपोर्ट कम होगा। और इसमें ये जो सर्कुलेशन इकोनॉमी में, इससे रोजगार निर्माण होगा। तो मेरा पहला सुझाव आपको यही है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और फॉरेस्ट, जल, जमीन, जंगल, जानवर, इस पे बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमको आगे जाना होगा। वहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ाना होगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये काम होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आते हैं और बाढ़ के कारण हमारा काफ़ी नुकसान होता है। आज मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने 49 प्रोजेक्ट तैयार कर, रिपोर्ट तैयार करके रखे। और हमारे देश में हमने कहा ये बाढ़ ही नहीं आनी चाहिए। हर साल 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ नुकसान हो रहा है। तो टेकिंग वाटर फ्रॉम वन बेसिन टू अनदर, एक उदाहरण के लिए आपको प्रोजेक्ट बताऊं, पोलावरम करके आंध्र प्रदेश में एक डैम बन रहा है जिसको मैंने 40,000 करोड़, मेरे समय चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे तब मंजूर करके काम शुरू किया। अभी वो काफी प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, 1300 TMC पानी गोदावरी का समुद्र में जा रहा है आफ्टर पोलावरम।
समुद्र में जा रहा, कोई उपयोग का नहीं है। हमने एक योजना तैयार की कि ये जो गोदावरी का पानी आता है वो गोदावरी का ये पेनार में, पेनार का कृष्णा में, कृष्णा का कावेरी में, और कावेरी में लेकर टेल एंड टू तमिलनाडु पानी जा सकता है। तमिलनाडु और कर्नाटक को झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। 1970 से पहले से 23 झगड़े थे। तो मैंने एक उपाय किया, मेरे ऑफिस में मैं सब मुख्यमंत्रियों को बुलाता था और दरवाजा बंद करता था, और जब तक तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं होगा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, करीब 17 झगड़े हमने मिटाए। अभी एक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में हो रहा है जिसके कारण दिल्ली को 2070 तक पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। वो प्रोजेक्ट को मान्यता मिली और प्रोजेक्ट बनने के कारण हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकेंगे। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारे पास अगर ये 4 चीजें होगी तो इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और गरीबी दूर होगी। और इसलिए आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में सीड एंड प्लांट, इसमें हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर पहुंचना होगा। पानी के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग आजकल ड्रोन से स्प्रेइंग हो रहा है। छोटी छोटी बातों का परिणाम होता है। मेरे यहाँ गन्ना लगता है तो 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे यूरिया और 4 बोरे मिश्र खाद लगता है। अभी हमारे यहाँ 3000 एकड़ हमने स्प्रेइंग किया नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खाद। मेरे घर पर 88 टन पर एकड़ गन्ना हुआ 10 एकड़ में। और आपको ताज्जुब होगा कि जब हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 75% यूरिया प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। और यूरिया और खाद जब हम फेंकते हैं तो आज हम लोग 75% वेस्ट करते हैं, जमीन को खराब करते हैं, और 25% प्लांट को जाता है। अब ड्रोन की टेक्नोलॉजी आने के कारण हमारा 1 लाख करोड़ की सब्सिडी हम केवल यूरिया और ये इंपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो इथेनॉल के प्लांट हुए इसमें स्पेंट वॉश निकलता है, उस स्पेंट वॉश से पोटैश निकलता है, और पोटैश अब इतना निकलना शुरू हो जाएगा कि 2 साल के बाद हमको पोटैश इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है कि इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। और हमारे देश में, मैं मेरे डिपार्टमेंट का उदाहरण बताऊंगा कि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखता हूं। हमारी इंडस्ट्री का साइज था 7.5 लाख करोड़ 2014 में जब मैं मंत्री बना। अब हमारे इंडस्ट्री का साइज हुआ है लगभग 16 लाख करोड़, और हम चौथे नंबर पे थे। अब हमने जापान को तीसरे नंबर पे पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। बजाज, टीवीएस, हुंडा, ये जो 2 व्हीलर है उनका 50% प्रोडक्शन ये एक्सपोर्ट होता है। मैं जब इलेक्ट्रिक की बात करता था तो लोग मुझे बोलते थे कि रास्ते में गाड़ी अगर बंद पड़ेगी तो तू धक्का मारने के लिए आप जाओगे क्या? कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब पूरे देश में इलेक्ट्रिक बसेस आ गई। एक डीजल की बस चलती है मुंबई में बेस्ट की तो 115 रुपए किलोमीटर कॉस्ट है, और इलेक्ट्रिक बस एयर कंडीशन उसकी कॉस्ट 60 रुपए किलोमीटर आती है। और मैं तो अभी हमारे एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूं। वो टाटा को मैंने कहा कि मैं गया था जेकोस्लोवाकिया स्कोडा में, और वो 18 और 24 मीटर की 2-2, 3-3 बसेस यूरोप में आपने देखी होगी इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है। तो टाटा का और स्कोडा का जॉइंट वेंचर कराया मैंने, और फिर हिटैची कंपनी की एक टेक्नोलॉजी टाटा के साथ उनका जॉइंट वेंचर किया। और पहला प्रोजेक्ट अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू हो रहा है कि वो गाड़ी खड़ी होगी, ऊपर से वो हिटैची का जो यूनिट है वो केवल आएगा, आधे मिनट में चार्ज होगी, 40 किलोमीटर बस जाएगी, वायर की जरूरत नहीं, और उसकी कॉस्ट 35 रुपए किलोमीटर आएगी। और उस बस में
एयर कंडीशन बस होगी, एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट होगी और उसमें एयर होस्टेस जैसी होगी वैसे बस होस्टेस होगी और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम हो। यह टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। अभी मैंने एक ड्रोन लॉन्च किया 200 किलो का, तो मैंने कहा तू हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जाओ और पहाड़ी पर एप्पल होते हैं, तुम नीचे से दवाइयाँ वगैरह लाइट चीजें ऊपर भेजो और एप्पल नीचे लाओ, 3-3 घंटे लगते हैं नीचे आने के लिए। तो जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, इसके कारण हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब एग्रीकल्चर में हमें इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, प्लांट और सीड दोनों के बीच में अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर पहुंच जाएंगे तो हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ एप्पल न्यूजीलैंड से आता है। हमारे हर फ्रूट्स, कोई भी शादी में दिल्ली मुंबई में जाओ, जो फ्रूट्स मिलते हैं वो इंडिया के नहीं होते, सब फ्रूट्स विदेशों के आए हुए होते हैं। इसका कारण हमें इसमें संशोधन करके क्वालिटी को सुधारना होगा। और इसलिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में से 50 चीजें हैं जिसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना, रोड कनेक्टिविटी करना। मुझे याद है मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अभी इनके सिंह साहब अभी चले गए। तो मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। तो अटल जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, अभी शहर में तो बहुत हुआ, ये गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। मैं यंग था और मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। और पूरी योजना मैंने 3 महीने में तैयार की। नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे साथ थे, उस समय सुंदरलाल पटवा मंत्री थे, और वो योजना बनाकर मैंने वाजपेयी जी को दी। और वो योजना का बाद में थोड़ा योजना आगे नहीं जाती थी, तो नीति आयोग में एक अधिकारी थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो वाजपेयी के सामने कहते, नो प्राइम मिनिस्टर, वी कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती। वाजपेयी जी चुप रहते थे। तो एक दिन वाजपेयी जी ने मेरे को कहा ये होता क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, देश के प्रधानमंत्री बताएंगे क्यों नहीं होता। तो मैंने धीरे से उनको बोला कि ये अधिकारी आपका हर बार आना पड़ता है, चुनाव आपको लड़ना है, इसको नहीं लड़ना है। आप एक काम करो, इसको ओवररूल करो और बोलो ये करना है। आप बोलोगे तो होगा, आप जब तक नहीं बोलोगे अटकता रहेगा। अटल जी ने तुरंत निर्णय किया और 15 दिन के बाद अब्दुल कलाम साहब ने घोषणा कर दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये फ्लैगशिप योजना है और अनेक गांव उससे जुड़े गए। और उस योजना में ये लिखा था उस समय मैं शायद 2003 की बात कर रहा हूँ या 2 की बात कर रहा हूँ। तो ये योजना में उसने उस समय कहा था कि ये योजना अगर पूरी होगी तो देश के जीडीपी में 1,10,000 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। गांव में रोड नहीं थे, फल फूल सब्जी दूध ला नहीं सकता था किसान शहर में, स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, बच्चे बरसात के दिनों में गांव नहीं जा सकते थे, बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे, तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। ऐसी हालत थी दवाखानों की। और इसकी ये जितने प्रमाण पर ये रूरल एग्रीकल्चर एरिया को जो हमने निगलेक्ट किया, उसका परिणाम ये हुआ है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनने में दिक्कतें बढ़ी। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड एरिया है, इसको डेवलप करना पड़ेगा। और उसके साथ आज हमने आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। मेडिकल सेक्टर में हमारे डॉक्टर्स अमेरिका में 10 में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं, यूके में हमारे डॉक्टर अच्छे हैं। नॉलेज ये पावर है, हमारे स्टार्टअप, हमारी टेक्नोलॉजी, इतने बच्चे नए नए इतना इनोवेशन कर रहे हैं, इतनी नई नई योजनाएं ला रहे हैं कि शायद मैं ये कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्ल्ड में यंग टैलेंटेड जो यंग इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे देश में है, उनका रिसर्च, उनके स्टार्टअप रियली इतने एक्सलेंट है कि इनके भरोसे हम दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं। और ये क्षमता हमारे पास है। और इसलिए जब तक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, वेल्थ नहीं आएगी, और जब तक हमारे देश में गरीबी दूर नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तब तक हम स्वावलंबन के आधार पर, स्वदेशी के आधार पर हम राष्ट्र को सामर्थ्यशाली नहीं बना सकते। बहुत सी बातें बताने लायक है, बहुत से सेक्टर्स हैं,
पर समय की कमी है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हर सेक्टर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड क्या है और हम कहाँ हैं, और हम कैसे, हमारे देश की ये सबसे बड़ी ताकत है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम है। कुछ लोग हमारे नज़दीक वाले देश है जो उन्होंने काफ़ी प्रगति की, और प्रगति करते हुए भी आज दुनिया उनसे डील नहीं करना चाहती। आज वर्ल्ड के सभी देश हमसे डील करना चाहते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल की मैंने बात बताई कि वर्ल्ड के सभी ब्रांड अब इंडिया में हैं, और मैंने मर्सिडीज अभी एक लॉन्च की इलेक्ट्रिक की झारखंड में, तो उन्होंने मुझे कहा, जर्मनी से आए थे चेयरमैन, उन्होंने कहा कि इसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक ही बनाएंगे और इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने 1 महीने के पहले बजाज की एक स्कूटर लॉन्च, मोटरसाइकिल लॉन्च की पूना में। वो थी एलपीजी के, सीएनजी के ऊपर, और पेट्रोल पे जो मोटरसाइकिल चलती है वो उसका पर किलोमीटर कॉस्ट 2 रुपए 25 पैसे आता है, और सीएनजी पर जो चलती है उसका 1 रुपया आता है। तो मुझे बताइए, सीएनजी हमारा किसान बनाएगा। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और बायोमास जिसको हम एनर्जी क्रॉप कहते हैं, उसको यूज करके हम हाइड्रोजन बनाएंगे। हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। हमारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक विजन में हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन है, और जो पानी से, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। अब जो इलेक्ट्रोलाइजर हम यूज करते हैं वो उसको 50 यूनिट बिजली लगती है। अब हमारे देश में टेक्नोलॉजी बन गई है कि मैंने उनको सब साइंटिस्ट को कहा कि $1 पर केजी हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर यादव है मुंबई के केमिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, वो हम करेंगे। और बंगलोर में हमारा जो हिंदुस्तान केमिकल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी काफ़ी बायोडाइजेस्टर में बायोमास से मीथेन तैयार करके हाइड्रोजन तैयार किया। और हाइड्रोजन ये हमारा फ्यूचर का फ्यूल है। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज तक मेरे जीवन में जितनी बातें कही वो 100% सिद्ध हुई है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। जिस प्रकार से, और ये 16 लाख करोड़ हमारे बच गए, और ऊपर से हमारा एक्सपोर्ट होगा, आप ही समझो कि इकोनॉमी में इसका कितना फायदा होगा। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, और 4 बातें बाकी जरूरी है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अगर इसी समय, इसी आधार पर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो स्काई इज द लिमिट। और हमारे कोई यूरोपियन देश, कोई अमेरिका हमारे कॉस्ट के साथ मैच ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मैन पावर है, हमारे यहाँ के जो रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट बहुत कम है। अभी लोग लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं। जब हमने शुरू किया इलेक्ट्रिक व्हीकल, $115 पर किलोवाट पर आवर कीमत थी। अब लगभग वो 102-105 पर आई है, और मेरा विश्वास है $100 के नीचे आएगी तो पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी की कीमत और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत सेम होगी। और जहां पेट्रोल डीजल 100 रुपए का लगेगा, वहां बिजली 5 रुपए की लगेगी। और ये जैसे विज्ञान भवन जैसे हॉल होंगे, इनके पार्किंग प्लेस में सोलर लगेगा, फुकट में चार्जिंग होगा, तो फ्यूल की कॉस्ट 0 हो जाएगी। तो आने वाले समय में आज हम लोग, हमारे अभी पावर की बास्केट में 40% पावर सोलर है, और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बनने की उद्दिष्टों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसके लिए हमको आगे जाना है। तो जैसे मैंने कहा कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट उतनी महत्वपूर्ण है। आज हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। पूरे परली को अगर हमने कन्वर्ट किया सीएनजी, एलएनजी में, इथेनॉल में, एविएशन फ्यूल में, सब प्रूवन है, टेक्नोलॉजी प्रूवन है, बन गया माल। तो आने वाले समय में हमारे हवाई जहाज वर्ल्ड के, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इसलिए आएंगे कि हमारी बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पेट्रोलियम फ्यूल से सस्ती होगी, तो हमारे यहाँ आकर वो यहाँ से फ्यूल लेके जाएंगे। वो धीरे दूर नहीं है। और इसलिए मेरा विश्वास है
कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, इन तीनों के साथ सबसे बड़ा बात है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना की 8 से 9% है, अमेरिका की 12% है, यूरोपियन कंट्री की 12% है। अब हमने हाईवे बनाए बड़े बड़े। अभी दिल्ली से मुंबई हाईवे है, एक ट्रक जाने के लिए 3 दिन लगते थे, पर दिसंबर के बाद दिल्ली से मुंबई ट्रक 22 घंटे में जाएगा, कार 12 घंटे में पहुंच जाएगी। ये दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, दिसंबर के पहले ही दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में, और बेंगलोर से चेन्नई अभी 5-6 घंटे लगते, 2 घंटे में हो जाएगा। रोड 65% पूरा है। मैसूर से बेंगलोर ये कम से कम इसको 3 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो रहा है। और अभी तो हमारे युवा इसमें भाषणों में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आप मनाली गए होंगे, मनाली से ऊपर रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब हमने एक टनल बनाई है, अटल टनल, 8 मिनट में अंदर, 8 मिनट। उससे बाहर आकर 8 टनल बन रही लद्दाख लेह तक। लद्दाख लेह से आप आगे आएंगे तो जोजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी, हम लोग बहुत सबसे बड़ी टनल बना रहे हैं। वो 11.6 किलोमीटर, 80% काम पूरा हुआ। उस टनल से बाहर आएंगे तो 3 घंटे बच जाएंगे। वहाँ से झेड़मोर टनल का इनॉग्रेशन अभी आज ही मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि समय दो, वो पूरी हुई। वहाँ से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हमने 18 टनल बनाई है, एक आखिरी टनल का काम शुरू है। और जम्मू जाने के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से जुड़कर अमृतसर से हम लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली से डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाएंगे और सूरत तक पहुंचेंगे। और सूरत में अब साउथ जाने के लिए अब मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं है। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलोर हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम। तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली टू चेन्नई कम होगा, 320 किलोमीटर। एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे 120 किलोमीटर के स्पीड से आप आराम से जा सकते हैं। तो आप समझिए लॉजिस्टिक कॉस्ट, मेरा विश्वास है कि अगले साल अप्रैल के बाद हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पर सिंगल डिजिट आएगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ। और डीजल और पेट्रोल के बजाय हमारा फ्यूल होगा इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी एंड सीएनजी एंड हाइड्रोजन। तो मुझे आपको यही कहना है कि टेक्नोलॉजी के कारण और नॉलेज एज ए पावर के कारण हमारे देश का सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है। एप्रोप्रिएट विजन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, और विशेष रूप से जहां हमारा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, ऐसे रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, फॉरेस्ट एरिया को कॉन्सेंट्रेट करके हम करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी समय की कमी, आखिरी पॉइंट बताओ, टूरिज्म। टूरिज्म में 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए होती है। मैं आपको बताऊं, अभी हमने रोड पूरा ही बना ही नहीं, 4 धाम का, एक आखिरी का रोड बनने का बाकी है 100 किलोमीटर। उत्तराखंड का ट्रैफिक तीर्थाटन की संख्या 3 गुना बढ़ी, 3 गुना। अब लोगों को रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ी। अब कोई भी आदमी अपनी सेकंड हैंड गाड़ी लेता है, सामान रखता है, फैमिली को लेके तीर्थाटन के लिए निकलता है। मैंने हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री को कहा, आप होटल बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, भीड़ बढ़ जाएगी, रोड अच्छे बन गए तो आगे प्रॉब्लम आएगा। और इसके कारण होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टैक्सीज, इतना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा कि टूरिज्म में 49% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होती है। और वी नीड इकोनॉमी जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली ग्रोथ ये हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एग्रीकल्चर की हमारी प्रायोरिटी है, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और फॉरेस्ट एरिया को। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, नई नई टेक्नोलॉजी हो, आईटी का सेक्टर हो, अभी इसमें काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर जिसका उल्लेख मैंने किया नहीं,
उसमें हमारे IIT, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे देश वर्ल्ड की तीसरी नहीं तो हम जल्दी ही नंबर 1 पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। आप सबके आशीर्वाद से ये निश्चित रूप से संभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नितिन गडकरी जी। आपको अभी तक मैंने सिर्फ रील्स पे देखा था, आज साक्षात सुन के समझ में आया कि आपको क्यों रॉकस्टार मिनिस्टर कहा जाता है। मैं आग्रह करूंगा प्रदीप जी से कि नितिन जी को बुके दें। राजीव जुनेजा जी से आग्रह करूंगा कि नितिन जी को शॉल के साथ सम्मानित करें और राजश्री जी से आग्रह करूंगा कि उनको प्रियम्बल प्रदान करें। जोरदार तालियां देवियों और सज्जनों। अब मैं माननीय नितिन गडकरी जी से आग्रह करूंगा कि हमारी रॉक स्टार सिंगर पद्म भूषण उषा उत्थुप जी को स्वदेश सम्मान से सम्मानित करें। उसके पहले विजय जी, मैं पूरे पैनल से आग्रह करूंगी कि सामने आ जाते हैं सर। और नितिन जी, जब आप बोल रहे थे और कह रहे थे कि इतनी जल्दी जल्दी हम पहुंच जाएंगे जयपुर 2 घंटे में और उत्तराखंड 1 घंटे में, मैं सोच रही थी कि संसद से यहाँ आने में आपको 2.5 घंटे लग गया, थोड़ी जल्दी कर देते। लेकिन एक मशहूर शेर है कि 2 ही वक्त 2 ही पल गुजरे हैं बहुत भारी हम पर, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। बहरहाल अब ये अवार्ड का वक्त, और विजय जी, उषा जी का अवार्ड आप घोषित करें। हम महान गायिका उषा उत्थुप जी को स्वदेश सम्मान प्रदान करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। भारतीय संगीत जगत में अपनी विशिष्ट आवाज और शैली के लिए प्रसिद्ध उषा उत्थुप जी ने संगीत के माध्यम से सद्भाव और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया है। पिछले कई दशकों से उन्होंने अपनी अनूठी गायन शैली से विभिन्न भाषाओं और शैलियों में गाने प्रस्तुत किए हैं, जिससे उन्होंने भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। उनकी संगीत यात्रा ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। देवियों और सज्जनों, विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी प्रेरित किया होगा। और अगर प्रेरणा मिली है तो उस प्रेरणा का उद्गार तालियों के जरिए कर दें। तो Ladies and gentlemen, हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रहलाद कक्कड़ जी को और आग्रह करेंगे नितिन गडकरी जी से कि उन्हें सम्मानित करें। हमें गर्व है कि बॉलीवुड के आकाश के चमकते सितारे लेजेंड ल्यूमिनरी श्री प्रहलाद कक्कड़ जी स्वदेश कॉन्क्लेव की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। श्री प्रहलाद कक्कड़ जी एक विजनरी फिल्मकार और विज्ञापन गुरु हैं। श्री कक्कड़ ने भारतीय विज्ञापन की दुनिया में अपने क्रांतिकारी और रचनात्मक प्रतिभा से बहुत सारे बदलाव किए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रहलाद कक्कड़ जी का। और अब हमें मैत्रा अस्पताल को स्वदेश सम्मान प्रदान करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जो भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये सम्मान ग्रहण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री निहाद जी मोहम्मद जी को, जो कि मैत्रा अस्पताल के CEO हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैत्रा अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्ता और मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से विशेष पहचान बनाई। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए
मैत्रा अस्पताल न केवल सटीक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है बल्कि समाज के वंचित वर्गों के लिए भी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। आज हम मैत्रा अस्पताल के असाधारण योगदान और मानवता के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा का सम्मान करते हैं। स्वदेश सम्मान की भावना का सच्चा प्रतीक मैत्रा अस्पताल ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उच्च मानक स्थापित किए हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। और अब एक फोटो सेशन सभी जनों के साथ, जो लोग भी डायस पे हैं सामने आ जाएं। प्रहलाद जी प्लीज सामने आइए। और यस यस और देवदत्त जी, अशोक जी, श्री भाई प्लीज कम फॉर अ गुड फोटो सेशन। विनय जी फॉर जस्ट अ फोटो सेशन, उसके बाद फिर फॉर एक फोटो सेशन फिर सर। और बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष सत्र के लिए। नितिन जी, विशेषकर आपका बहुत शुक्रिया इतनी व्यस्तता के बावजूद इसमें आने के लिए। लेकिन सर, जो मैंने ताकीद की है कि अगली बार थोड़ा जल्दी आना। और अब ये मंच दूसरे सेशन के लिए सजने को तैयार है। और अभी मुझे विनय जी ने बताया, गडकरी सर आपसे ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी। सर, जैसा कि मैंने बताया कि अगली बार आप जल्दी आइएगा और इस बार की तो माफ़ी है, लेकिन जो सर आप परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करते हैं तो इस बार आपका परफॉर्मेंस ऑडिट में आपका परफॉर्मेंस 100% रहा है सर। वैसे भी आपका परफॉर्मेंस 100% रहता है और जो आपने बोला है उस पर भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेशंस का। थोड़ा सा विलंब है, लेकिन हम अच्छी एयरलाइन की तरह आई एम श्योर कवर अप कर लेंगे। हमारे अगले दो सेशंस का टॉपिक है एम्पावरिंग इंडिया, सोशल जस्टिस, रूरल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और लीडरशिप इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भारत। और नहीं, अभी किसी का नहीं। अब नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है। प्रहलाद कक्कड़ साहब, जोगविंदर सिंह विर्क जी, आप लोग अपनी जगह पे बैठें। I request everyone who's leaving the hall, I'm assuming it's for a bio break, to come back as soon as they can. We will be starting the next sessions in the next 5 to 10 minutes. Okay. ये रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कृपा करके बैठ जाएं और अब थोड़ी देर में वो जो म्यूजिकल सेशन है वो शुरू होगा और कैलाश खेर और सुनंदा शर्मा और उषा उत्तुप का जो आपने म्यूजिकल
देखना है, उसके लिए हम लोग सभी लोग बैठे। बिग साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना विजन कृपा करके ब्रांड भारत पे रखें। Hi. सभी लोग अगर अपने स्थान को ग्रहण कर ले तो हम नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी शुरू कर दें। और थोड़ी देर में अखिलेश यादव और